Hello students, now today we will start our next chapter, chapter number 5, periodic classification of the element. So before going to start the chapter, first we have to discuss about few point about this chapter. So in the introduction we will discuss that at present there are 118 elements, known element are there, means 118 known element exist in the nature. What are the element which we have discussed? Hydrogen, nitrogen, phosphorus, fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, hydrogen, lithium, sodium. These are the elements. So near about there are 118 elements are known at that time, and these elements have different properties. These elements have different properties, but few or many of them resemble with each other in their properties. कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी आपस में मिलती हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अरेंज करने को ही हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट. सो व्हाट इज इन दिस इंट्रोडक्शन कि 118 एलिमेंट नोन है. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आपस में प्रॉपर्टी मैच करती हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. सिमिलरली मैग्नीशियम, कैल्शियम. क्लियर. सिमिलरली आपके और भी हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन. क्लियर. ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जिनकी प्रॉपर्टी से मैच करती हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप टूगेदर. क्लियर. एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. इसको हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं. अब हमने इनको अरेंज क्यों किया? क्योंकि 118 एलिमेंट है और अगर इन 118 एलिमेंट की हम अकेले अकेले की प्रॉपर्टी को लर्न करेंगे तो वो बहुत मुश्किल है. तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि दे अरेंज दीज एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स, एंड इफ वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप वी विल नो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. मीन्स मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट मैच विद ईच अदर. क्लियर. सो दिस इज नोन एज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज is called periodic classification. means element are grouped together according to their property. So जो सबसे पहले अटेम्प्टेशन की थी, जो सबसे पहले कोशिश की थी इन एलिमेंट को अरेंज करने की अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इज द साइंटिस्ट नेम इज डोबर्नियर. वो कौन था आपका? वो था आपका डोबर्नियर. मीन्स जो सबसे पहले कोशिश की वो डोबर्नियर ने की थी, और डोबर्नियर ने जो दिया था उसको कहता है डोबर्नियर ट्राइड्स. अब यहाँ पे वर्ड आता है ट्राइड्स. क्लियर. अब ये वर्ड है आपका यहाँ पे ट्राइड्स. अब ट्राइड्स का मीनिंग क्या है? ट्राइड्स का मीनिंग है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. मींस जो डोबर्नियर था, जिस टाइम डोबर्नियर आया था एट दैट टाइम 20 एलिमेंट्स आर नोन. 20 एलिमेंट्स क्या थे? वो नोन थे. मींस उस टाइम सिर्फ लोगों को 20 एलिमेंट के बारे में पता था. तो उसने दिए ट्राइड्स. ट्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट. ही अरेंज द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स. उसने 3 को अरेंज किया, और ये तो था ट्राइड का मीनिंग. और जो दूसरा क्राइटेरिया यूज किया उसने, जिसका बेसिस था अरेंजमेंट का, द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इज इंक्रीजिंग atomic mass also. mass मीन्स पहले उसने क्या बनाया? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट बनाए, और जो उनको अरेंज करने का क्राइटेरिया था वो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. अगर इसको मैं एक एग्जांपल समझता हूं कि इफ देयर आर द 3 एलिमेंट ए, बी एंड सी. क्लियर. अब मान लो ए का जो मास है वो आपका 1 AMU है, बी का जो मास है वो आपका 3 AMU है, और जो सी का मास है वो आपका 5 AMU है, एटॉमिक मास यूनिट. तो डोबर्नियर ने क्या किया? इनको अरेंज किया. किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा वो आया ए, उसके बाद कौन आया? बी, और उसके बाद आया सी. सो ही अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लेकिन यहां पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और भी देखने को मिली. उसने क्या कहा कि मीन ऑफ द मास ऑफ
फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट। मीन्स अगर मैं ए और सी के मास को प्लस करके 2 से डिवाइड करता हूं, ये जो मास आएगा इट इज कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी मास ऑफ द बी। तो उसका जो दूसरा एप्लीकेशन या दूसरी उसकी पॉइंट था समझने वाला, सबसे पहले 3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए थे, क्लियर, और अरेंजमेंट क्या थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। लेकिन जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे सेटिस्फाई हो रही है, जो दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो आपकी जो प्रॉपर्टी आ रही थी, वो आपकी प्रॉपर्टी थी कि इफ वी विल टेक द मीन ऑफ द मास ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, इट्स कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट। तो ये इसका एक और क्राइटेरिया था कि हाउ ही अरेंज द एलिमेंट, क्लियर। अब उस टाइम तो जो आपके 20 एलिमेंट डिस्कवर थे, डोबर्नियर ने कुछ ट्रायड दिए थे, उन ट्रायड के एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रायड्स ऑफ डोबर्नियर, कि कुछ ट्रायड बनाए, उसके जो एग्जाम्पल हैं, जो सबसे नॉन ट्रायड था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ये एक डोबर्नियर का ट्रायड था। दूसरा जो डोबर्नियर का ट्रायड था एक और, वो था आपका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये 2 ट्रायड थे। एक ट्रायड और दिया था इन्होंने, उसको भी हम देखते हैं कौन सा था वो ट्रायड। और जो तीसरा ट्रायड था वो था आपका कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम एंड बेरियम। अब यहीं से इसकी लिमिटेशन आएगी कि इसकी लिमिटेशन क्या रहेगी। एट दैट टाइम 20 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड, ही इज नॉट एबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट इनटू ट्रायड्स। मीन्स इसकी जो लिमिटेशन थी या इसके जो ड्रॉबैक थे, कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन इसकी। सो द लिमिटेशन, अब इसकी लिमिटेशन क्या है। मीन्स जो डोबर्नियर ट्रायड थे, या जो डोबर्नियर ने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था, कि व्हाट इज इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन सिर्फ इतनी थी, ही इज नॉट एबल टू अरेंज, ही इज नॉट एबल टू अरेंज all the elements into the triads। सिर्फ इसकी लिमिटेशन यही थी कि ये सभी एलिमेंट को ट्राइड्स के अंदर अरेंज नहीं कर पाया था। मीन्स ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एक अटेम्प्टेशन की थी टू गिव द और टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप एंड इनटू द वेरियस ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। So after the Dobronier, many more scientists work on that, clear? So we will discuss it in the next. अब जो आपका नेक्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया वो था न्यूलैंड। मीन्स द नेक्स्ट साइंटिस्ट विच वर्क ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, न्यूलैंड। So when the Newland came, at that time there are the total 56 elements are known। ये कुछ पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं कि जब न्यूलैंड आया था उस टाइम आपके 56 जो एलिमेंट थे वो नॉन थे। अब न्यूलैंड का क्या था क्राइटेरिया या बेसिस ऑफ अरेंजमेंट क्या था। जो न्यूलैंड था इसका जो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट थी, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट is also increasing atomic mass, पर इसने नया क्या बताया, इसने एक लॉ दिया जिसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब ये ऊपर लिखा हुआ है, ये उसने लॉ दिया था, दिस लॉ इज नोन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी हमने समझना है कि ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, क्लियर। अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अकॉर्डिंग न्यूलैंड ने क्या कहा, एलिमेंट को ऐसे अरेंज किया। अब ऑक्टेव मीन्स 8। अब न्यूलैंड ने क्या कहा कि इफ देर आर एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन अ सच अ वे दैट कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। यही था लॉ ऑफ ऑक्टेव।
तो लो ऑक्टेव का मीनिंग है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो 8 से सिमिलर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर हैविंग ए बी सी डी ई एफ एंड जी, दीज एलिमेंट्स। अब जो ए की प्रॉपर्टी थी इससे 8th के बाद, अब इससे 8th के बाद क्या है, 1 2 3 4 5, इसके 8th के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8th, तो यहां पे मैंने लिख दिया H, इनको उसने कर दिया ग्रुप। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ, और ये था आपका 8। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट, और यही था आपका लो ऑफ ऑक्टेव। अब जो सेकंड एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो सिमिलर होंगी वो 9th से सिमिलर होंगी। वी से दैट ये कोई आई है, ठीक है, और इसको हमने कह दिया जे। सिमिलरली जो थर्ड एलिमेंट है, मीन्स अगर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं तो इससे जो 8वां एलिमेंट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ 8th, क्लियर, ये उसका था लो ऑफ ऑक्टेव। तो लो ऑफ ऑक्टेव कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट is similar to the 8th एलिमेंट, और यही था न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर, तो इसको कहते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसका भी जो क्राइटेरिया था एलिमेंट को अरेंज करने का वो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था। मींस जिसका मास सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, जिसका मास सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में आएगा। अब इसकी मैं टेबल की आपको पिक्चर दिखाता हूं, उस टेबल की पिक्चर देखनी है और समझना है कि उसने कैसे एलिमेंट को अरेंज किया था। अब ये जो आप देख रहे हो ये न्यूलैंड की टेबल है। अब हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अगर पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन, इसके बाद 8वां 1 2 3 4 5 6, मीन्स इसकी फर्स्ट से 8th, तो ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट की 8th के साथ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और ये 8th। मीन्स जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होंगी वो फ्लोरीन से मैच करेगी। सिमिलरली जो लिथियम की प्रॉपर्टी होंगी वो सोडियम से मैच करेंगी, और बेरिलियम की जो होंगी वो मैग्नीशियम से मैच करेंगी, बोरोन की एल्यूमिनियम से मैच करेंगी। तो ये उसकी अरेंजमेंट थी एलिमेंट की। अब ये थी उसकी अरेंजमेंट। अब ये अरेंजमेंट सक्सेसफुल हुई या ना हुई, ये इसको माना गया या नहीं माना गया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। आल्सो जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो आपका जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनसे ही मैच करता है, जैसे सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा आएगा। मीन्स जो पहले भी सा था और फिर जो 8th है वहां पे भी सा आया। मीन्स जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था इट इज सिमिलर टू द म्यूजिकल नोट्स सा रे गा मा पा दा नी सा, फिर से सा आता है। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम इसकी देखेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसको सक्सेसफुल मिली, ये सक्सेस हुई या नहीं हुई। अब हम न्यूलैंड की लिमिटेशन देखते हैं। जो न्यूलैंड की फर्स्ट लिमिटेशन थी, न्यूलैंड ने एक लॉ दिया था, दैट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव, मींस प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू द 8th एलिमेंट। बट दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। मींस जब कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th से सिमिलर होंगी, वो जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो पहली लिमिटेशन थी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो सिर्फ वर्क करता था, वर्क वेल ओनली फॉर दी वर्क वेल ओनली फॉर दी लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर मीन्स जिनका मास कम था, लाइटर एलिमेंट। अब जो कैल्शियम है उसका जो मास होता है वो 20 होता है। मींस कैल्शियम तक फर्स्ट की प्रॉपर्टी 8 से सिमिलर हो रही थी, लेकिन कैल्शियम के बाद जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और यही इसकी एक लिमिटेशन बनी
जिसकी वजह से इसके लॉ को एप्लीकेबल नहीं किया गया या इसके लॉ को नहीं माना गया और उसको डिस्करेड कर दिया गया। क्लियर। अब जो दूसरी इसकी लिमिटेशन थी, द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड वॉज ही स्टेट दैट only 56 elements existed in nature, कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई और एलिमेंट है ना होगा। बट लेटर मैनी मोर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, means many more elements discovered। इसके बाद बहुत सारे एलिमेंट जो हुए वो डिस्कवर्ड हुए और उनकी डिस्कवरी की वजह से भी इसकी जो टेबल है वो अनसक्सेसफुल हो गई। और उस तीसरी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, वो ये लिमिटेशन थी, ही प्लेस्ड 2 एलिमेंट ऑन अ सिंगल स्लॉट। इसने क्या किया, किसी भी एक जगह पे इसने 2 एलिमेंट रख दिए, मींस 2 एलिमेंट एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन दी सेम स्लॉट। लेकिन बट इसके पास उन एलिमेंट को एक जगह पे रखने का कारण नहीं पता कि वाई दीज 2 एलिमेंट आर प्लेस ऑन द सेम स्लॉट, और ना ही उन 2 एलिमेंट की आपस में कोई प्रॉपर्टी मैच करती थी। बट इसने 2 एलिमेंट को सेम स्लॉट पे रख दिया जिनकी प्रॉपर्टी आपस में रिजेंबल भी नहीं करती थी, और ये भी इसकी एक लिमिटेशन बनी जिसकी वजह से इसकी टेबल जो अनसक्सेसफुल हुई। ये आपको मैं दिखाता हूं अभी कि विच एलिमेंट्स ही प्लेस ऑन द सेम स्लॉट। अब यहाँ पे देखना हमने, देयर आर 2 एलिमेंट नोन एज कोबाल्ट एंड निकल। ये कोबाल्ट और निकल थे जिनको एक ही स्लॉट में रख दिया इन्होंने, एक ही जगह पे। ऐसे ये 2 एलिमेंट है, इनको भी एक जगह पे रख दिया। क्लियर। और दूसरा पॉइंट, जो कोबाल्ट और निकल थे इनकी जो प्रॉपर्टी मैच करती थी वो करती थी आयरन से मैच। अब ये आयरन से तो बहुत दूर है। अब जिसके साथ इनको रखा, ये इनका एक इन्होंने ग्रुप बनाया था, इस ग्रुप में हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन थे। अब इस कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती थी। अब इसके पास इसका कोई एविडेंस नहीं था या इसका कोई प्रूफ नहीं था कि वाई दीज एलिमेंट आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम द आयरन विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ लाइक दीज एलिमेंट, एंड वाई दीज एलिमेंट प्लेस विद दीज एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कोबाल्ट एंड निकल। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन थी। अब जो लास्ट लिमिटेशन थी वो थी बेटा डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, कि लेटर ऑन नोबल गैस डिस्कवर हुई। अब जो नोबल गैस डिस्कवर हुई, हमें पता है नोबल गैस इनर्ट गैसेस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी किसी से मैच नहीं करती। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस ने इसकी टेबल को फुली डिस्टर्ब कर दिया। क्लियर। और ये नोबल गैस को अपनी टेबल में कोई जगह नहीं दे पाया, मीन्स ही इज नॉट एबल टू गिव द प्लेस ऑफ नोबल गैस इन हिज टेबल। सो ड्यू टू दीज 4 पॉइंट्स हिज टेबल और his law of octave was unsuccessful। सो यहाँ पे फिर एक साइंटिस्ट को और मौका मिल गया अपना नई अरेंजमेंट देने का। उसको हम डिस्कस करेंगे। वो साइंटिस्ट था आपका मेंडलीव। तो उस मेंडलीव की टेबल के बारे में नेक्स्ट देखते हैं हम। मेंडलीव कौन था, उसने कौन सी टेबल दी, और उसकी टेबल थी जो वो न्यूलैंड से और डोबरनियर से कैसे डिफरेंट थी। अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया वो था मेंडलीव। अब मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने क्या बताया प्रॉपर्टीज के बारे में एलिमेंट्स की, उसने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया। सो व्हेन द मेंडलीव केम्स एट दैट टाइम देयर आर द 63 एलिमेंट नोन। 63 एलिमेंट्स आर नोन और वॉज नोन। एट दैट टाइम 63 एलिमेंट थे। अब जो इसका बेसिक क्राइटेरिया था एलिमेंट को अरेंज करने का वो भी इनकी तरह ही था। द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट इज ऑल्सो
basis of arrangement is also increasing atomic mass। अब इसने भी एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मीन्स जिनका मास कम था वो पहले आएंगे और जिनका मास ज़्यादा था वो बाद में आएंगे। बट इसका जो दूसरा पॉइंट था या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो औरों से अलग था, ही आल्सो स्टडीड द केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? वो केमिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड, मीन्स एलिमेंट की रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब यही एक पॉइंट था जो इसका अलग था औरों से। पहला तो बेसिस ऑफ अरेंजमेंट था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, फिर से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, लेकिन इसने केमिकल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखा कि इसने सभी एलिमेंट जो उस टाइम नॉन थे उनकी सबकी रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ, और उनके बनाए ऑक्साइड और हाइड्राइड। और ये भी एक क्राइटेरिया रखा एलिमेंट को अरेंज करने का। क्लियर? तो ये इसके कुछ पॉइंट थे जिनके बारे में हमने आगे डिस्कस करना है कि हाउ ही अरेंज द एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट कैसे थे, इसकी टेबल कैसी थी। अब इसने एक टेबल दी, उसको कहा गया मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और इसने एक लॉ दिया, वो था लॉ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। जो इसका लॉ था वो था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ये पेपर में आता है आपका 1 नंबर के अंदर, स्टेट द मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। अब मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था? द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मास और देयर एटॉमिक मास। तो ये था मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। वही बात है कि एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। अब मेंडलीफ ने ऐसा क्या किया औरों के कंपैरेटिवली? अब जो मेंडलीफ था इसने अपनी टेबल के अंदर, अभी ग्रुप और पीरियड्स क्या है कि जो आपके ग्रुप होते हैं और जो पीरियड होते हैं, ग्रुप आपकी होती है हॉरिजॉन्टल रो और पीरियड होती है आपकी वर्टिकल रोज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द ग्रुप एंड व्हाट आर द पीरियड्स। सो वी विल सी दिस डायग्राम। दिस इज द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी। अब मेंडलीफ ने क्या किया, अपनी टेबल में बनाए ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो ये हम ऊपर देख रहे हैं ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप बनाए। तो ये आपके बेटा ग्रुप्स हैं। दीज हॉरिजॉन्टल लाइंस आर द ग्रुप्स, कि ये आपके सारे ग्रुप हैं। तो मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक में बनाए 8 ग्रुप्स, जिनको रोमन न्यूमेरल से लिखा गया 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली जो मेंडलीफ था उसने अपनी पीरियोडिक में बनाए 6 पीरियड। क्या बनाए? 6 पीरियड। अब 6 पीरियड कैसी हैं? फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। ये हैं आपके पीरियड्स। दीज आर द पीरियड्स। मीन जो पीरियड हैं वो वर्टिकल रो हैं और जो ग्रुप हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल रो हैं। तो अगर इन सबको हम देखते हैं कि 6 पीरियड और आपके 8 ग्रुप, तो 6 8 जा 48, तो सिर्फ 48 एलिमेंट को ही हम जगह दे सकते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, द ग्रुप 1 to 7, जो 1 से लेके 7 तक के ग्रुप थे उनको 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, मीन्स ये फर्स्ट ग्रुप के 2 ग्रुप सब ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी। सिमिलरली ये सेकंड ग्रुप के 2 सब ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। क्लियर? लेकिन जो आपका 8th ग्रुप था उसके अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं था।
क्लियर। सिमिलरली इसने जो पीरियड थे आपके, पीरियड कौन से, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। ये अपर हाफ के एलिमेंट हैं ग्रुप के, पीरियड के, और ये लोअर हाफ के एलिमेंट्स हैं। मींस इसके टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर थे, ताकि 63 के 63 एलिमेंट को इस टेबल के अंदर जगह मिल सके, तो इसने ग्रुप्स को और पीरियड को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो ग्रुप थे वो दो ग्रुप थे। दो ग्रुप कैसे कि एक ग्रुप के दो सब ग्रुप, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी। अब मैंने आपको पहले बताया था केमिकल प्रॉपर्टी, अब इसने केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर भी ध्यान दिया कि केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया, ताकि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी ये टेबल फुलफिल हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो। अब जब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है R2O RH। अब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो जो उनका ऑक्साइड होगा दैट इज ऑलवेज R2O। अब जो ये R है, ये R यहां से कोई भी एलिमेंट लिख सकते हो, H लिख सकते हो, L लिख सकते हो, N लिख सकते हो, K लिख सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, जो उसका ऑक्साइड होगा वो R2O होगा। और जब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, जो उसका हाइड्राइड बनेगा वो RH होगा। सिमिलरली अगर मैं आगे जाता हूं, यहां पे देखते हैं, अगर हम ये लिख रखे RO, मींस इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, जो उनका ऑक्साइड होगा दैट एग्जिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ RO। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देता हूँ। यहाँ पे ये अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ, अगर इसका मैं ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो बनेगा आपका BeO। क्लियर। इसका जो ऑक्साइड होगा वो बनेगा MgO। मींस जो ये R है इस ग्रुप के एलिमेंट का जर्नल नाम लिख दिया हमने। और इसके जो हाइड्राइड बनेंगे वो बनेंगे RH2। मींस इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो बेरियम है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे वो जिंक है, चाहे स्क्रोटियम है, चाहे कैडमियम है, चाहे बेरियम है, चाहे वो मरकरी है, जब भी वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा वो RO होगा, और जब वो हाइड्रो से रिएक्ट करेगा तो उसका जर्नल फॉर्म होगा RH2। और दूसरा आपने इसके अंदर देखा कि इसके अंदर आपको बहुत सारी खाली जगह दिखाई दे रही हैं, जैसे यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे खाली जगह पड़ी है। तो यहाँ से ही इसका एक प्लस पॉइंट आया मेंडली प्रोडक्ट टेबल का, ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेस इन हिज टेबल स्टेट दैट कि मैनी मोर एलिमेंट आर टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर विच कैन बी फुलफिल दीज प्लेस। इसने क्या कहा कि जो खाली जगह यहाँ पे पड़ी हैं, इन खाली जगह में और एलिमेंट आएंगे जो फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। तो इसने मान लो यहाँ से एक आइडिया दे दिया कि और भी बहुत सारे एलिमेंट हमारे नेचर के अंदर हैं जिनको लेटर ऑन डिस्कवर किया जा सकता है, और डिस्कवर होंगे तो उन जो डिस्कवर होंगे उसके लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ दी। जो न्यूलैंड ने खाली जगह नहीं छोड़ दी, जब नए एलिमेंट आए उसकी टेबल अनडिस्टर्ब होगी, मतलब डिस्टर्ब होगी, इसकी वजह से उसकी टेबल सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन इसने क्या किया, अपनी टेबल में खाली जगह छोड़ दी। इसने क्या कहा कि फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट आएगा और इनमें से किसी ग्रुप के साथ अगर उसकी प्रॉपर्टी मैच होंगी तो उसको हम यहाँ पे जगह दे सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट था किसका, मेंडलीफ का। तो जो फर्स्ट अचीवमेंट थी मेंडली प्रोडक्ट टेबल की वो थी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। अब सिस्टमैटिक स्टडी का मीनिंग है कि ये फर्स्ट टाइम था कि इतने सारे नंबर ऑफ एलिमेंट को किसी भी साइंटिस्ट ने ग्रुप और पीरियड में, ग्रुप एंड पीरियड्स में अरेंज किया था। मींस एलिमेंट आर अरेंज इनटू ग्रुप एंड द पीरियड, और इस वजह से एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझना आसान हो गया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट के बारे में जानना है तो हम सिंपली कहते थे कि वो फर्स्ट ग्रुप के ए सब सेल में थर्ड पीरियड में है। मींस जो एलिमेंट की पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें कि कोई एलिमेंट उसकी पोजीशन बतानी है, मैंने क्या कहा, वो फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप की कोई भी एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप में थर्ड पीरियड में है। तो अब उस एलिमेंट तक पहुंचना, ढूंढना बहुत आसान हो गया था। मीन्स वी डायरेक्टली रीच टू दैट एलिमेंट।
लेकिन पहले अगर उसको हम ढूंढते तो हमें टाइम लगता, लेकिन हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट है वो इस ग्रुप के इस सब ग्रुप में है और इस पीरियड में है. सो दिस मेड द स्टडी ऑफ एलिमेंट क्वाइट सिस्टमेटिक in the sense that if the property of one element in a particular group are known, those of the other can be predicted. अब वही बात है कि जो इनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप में रखा गया था, तो अगर हमें उस ग्रुप के किसी एक मेंबर की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो सिंपली वी कैन प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर एलिमेंट आल्सो. तो इसने एलिमेंट की स्टडी को आसान बना दिया था, इसलिए यहाँ पे पहला पॉइंट आया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स. अब दूसरा जो इसकी सक्सेसफुल थी, जो इसकी सक्सेस थी, जो इसकी अचीवमेंट थी, वो थी बेटा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट. प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट. अब ये न्यू एलिमेंट का कंसेप्ट कहाँ से आया? तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि मेंडलीव लेफ्ट गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल. कि मेंडलीव ने क्या किए थे? लेफ्ट गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, इन हिज पीरियोडिक टेबल. अब जो गैप लेफ्ट किए गए थे पीरियोडिक टेबल में, वो इसलिए छोड़े गए थे ताकि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं उनको डिस्कवर किया जा सके. मीन्स ऐसे एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं इस एम्प्टी स्पेस को फुलफिल कर सकते हैं. तो इसने मोटिवेट किया अदर साइंटिस्ट को टू डिस्कवर द न्यू एलिमेंट्स. अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट भी आपके जो बाद में डिस्कवर किए गए, वो आपके एलिमेंट स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. क्लियर? ये आपके कुछ एलिमेंट हैं जो बाद में डिस्कवर किए गए, वो पहले उस जगह पे खाली थी, उस जगह खाली के अंदर आपके ये एलिमेंट आए. तो मीन्स इसने अदर साइंटिस्ट को मोटिवेट किया बाय कीपिंग गैप्स और एम्प्टी स्पेसिस इन पीरियोडिक टेबल, एंड ड्यू टू दैट की न्यू एलिमेंट मे बी डिस्कवर्ड. सो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट आल्सो ड्यू टू दी मेंडलीव. और जो इसका तीसरा पॉइंट था वो था बेटा करेक्शन ऑफ डाउटफुल मासेस. कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके मासेस थे वो डाउटफुल थे. क्लियर? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस. क्लियर? इसने क्या किया, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनके मास करेक्ट नहीं थे, इन्होंने उनके मास को करेक्ट किया और उनकी एक प्रॉपर पोजीशन को असाइन किया इन द पीरियोडिक टेबल. अब फॉर एग्जांपल जो आपका बेरिलियम है, Be, बेरिलियम, जिसका जो मास था पहले 13.5 कहा जाता था, इट्स मास इज 13.5, बट इट इज करेक्टेड बाय द मेंडलीव. इट्स करेक्ट मास इज 9. इसका जो करेक्ट मास था वो 9 था. क्लियर? मीन्स प्रीवियसली इट्स मास इज 13.5. क्लियर? और जो इसका करेक्ट मास था वो 9 था. तो ये भी एक अचीवमेंट थी किसकी? मेंडलीव की, करेक्शन ऑफ द डाउटफुल मासेस. तो अगर किसी का मास 9 है और एक पहले 13.5 था, इसका मतलब जो उसको पहले पोजीशन दी गई थी वो अलग थी. अगर इसको हम यहाँ से देखते हैं, अगर इसको हम समझना चाहते हैं कि जो आपका बेरिलियम है वो अब आता है लिथियम और बोरोन के बीच में. वो अब आपका आता है लिथियम और बोरोन के बीच में आपका आता है बेरिलियम. क्लियर? अब जो लिथियम का मास था वो 6.9 था और जो बोरोन का मास था वो 10.8 है. तो इन बिटवीन ये 9 आएगा. लेकिन पहले जो इसकी पोजीशन थी दैट इज बिटवीन द कार्बन एंड द नाइट्रोजन के बीच में आता था बेरिलियम, बिकॉज इसका पहले मास कितना कहा गया था? 13.5, जिसको बाद में करेक्ट किया गया और इसको इसकी प्रॉपर जगह मिली इन द पीरियोडिक टेबल. और इसकी जो आखिरी पॉइंट था वो था नोबल गैसेस. लास्ट पॉइंट इज नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. अब इसने जो नोबल गैस डिस्कवर हुई थी जिसने आपकी न्यूलैंड की टेबल को
पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया था, तो इसने नोबल गैसेस के लिए क्या क्या किया, तो ही असाइन अ सेपरेट ग्रुप फॉर द नोबल गैसेस एंड दैट ग्रुप इज जीरो ग्रुप। मीन्स 8th के साथ 1 से 8 तो है ही थे, इसने एक और ग्रुप असाइन कर दिया, इस ग्रुप को नाम दिया गया जीरो ग्रुप। अब जो जीरो ग्रुप था दैट इज फॉर द नोबल गैसेस, मीन्स जो नोबल गैस है वो टेबल में अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने उस टेबल के अंदर एक अलग से ग्रुप बना दिया जिसको नाम दिया ग्रुप जीरो। तो ये थी इसकी अचीवमेंट, लेकिन इसकी भी लिमिटेशन थी कुछ ना कुछ। उन लिमिटेशन को हम देखते हैं कि क्या लिमिटेशन थी इसकी, जिन लिमिटेशन की वजह से साइंटिस्ट को और काम करना पड़ा, जिसकी वजह से एक और टेबल आई जिसको कहा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब जो फर्स्ट लिमिटेशन थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की, वो थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या थी वो? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था जो दो ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, कि हाइड्रोजन कैन आल्सो सेटिस्फाई। जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में, वो ग्रुप फर्स्ट के ए में था, कि जो हाइड्रोजन था वो ग्रुप फर्स्ट के ए का फर्स्ट मेंबर था, या ग्रुप फर्स्ट ए में उसको रखा गया था। बट जो हाइड्रोजन कैन आल्सो शेयर इट्स प्रॉपर्टी विद दी ग्रुप जो आपका था 7th का ए। मीन्स हाइड्रोजन को दो जगह हम रख सकते थे, फर्स्ट के ए में उसको रखा हुआ था, बट उसकी प्रॉपर्टी थी दैट इज आल्सो सिमिलर विद द 7th ए। अब जब इसके एरिना के उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि वाई द हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस एट द 7th ए ग्रुप एंड वाई इट इज प्लेस एट द फर्स्ट ए, सो इस पॉइंट का मेंडलीफ के पास कोई आंसर नहीं था, और यही इसकी एक लिमिटेशन बन गई थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था, कि उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के ए से भी मैच कर रही थी और 7th के ए से भी मैच कर रही थी, लेकिन मेंडलीफ ने उसको फर्स्ट के ए में रखा, और जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि वाई द हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस इन द 7th ए, बिकॉज its property is also similar to the 7th A. So it is the first limitation of the Mendeleev periodic table. The second limitation is anomalous position of some element. अब ये anomalous position क्या था? अब जो anomalous position थी, इसको हम बताएंगे आपको क्या है। anomalous position of फ्यू एलिमेंट, कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी पोजीशन थी वो इसकी टेबल के जो लो था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। क्लियर? अब वो अनोमलस पोजीशन क्या है उसको हम देखते हैं, वो आपको बताता हूं मैं क्या है। अब ये मेंडलीफ की टेबल है, वी हैव डिस्कसिंग अनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। वो अनोमलस पोजीशन क्या है? सो आप ये पॉइंट को देखो ध्यान से, ये आपका है कोबाल्ट, क्लियर, और ये है आपका निकल। इनके मास को ध्यान से देखो, इसका नाम है 58.93, इसका मास है 58.7। तो अगर आपसे पूछे कि विच मास इज ग्रेटर एंड विच मास इज स्मॉलर, तो ये स्मॉलर मास है और ये ग्रेटर मास है। अब जो टेबल थी वो थी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कि जो निकल है वो कोबाल्ट से पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट जो था वो निकल के बाद आना चाहिए था। उसने कुछ ऐसे एलिमेंट रखे थे टेबल के अंदर, क्लियर, कि विच इज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो ये थी अनोमलस पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स। अब जो नेक्स्ट था वो था आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप H11, H12, H13। क्लियर? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के सिर्फ H11 को जगह मिली, जो 2 वाला था और 3 वाला उसको छोड़ दिया गया।
सो इफ दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन फर्स्ट भी आना चाहिए था, सेकंड भी आना चाहिए था और थर्ड भी आना चाहिए था। मीन्स हाइड्रोजन के इन दो आइसोटोप को भी टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, बट जो जगह मिली सिर्फ हाइड्रोजन के H11 को मिली, क्योंकि पहले 1 वाला आएगा मास, फिर 2, 3, फिर 4 आना चाहिए था। अब हाइड्रोजन के बाद आया था आपका हीलियम, हीलियम तो बाद में डिस्कवर हुआ था। हाइड्रोजन के बाद लिथियम था आपका, तो इन दोनों को छोड़ के सीधा लिथियम को जगह दी गई। सीधा किसको जगह दी गई? लिथियम को। बट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास था, जो कि एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो फॉर दैट कि जो आइसोटोप हैं उनकी भी जगह बनती थी पीरियोडिक टेबल में, बट आइसोटोप को कोई भी जगह नहीं दी गई, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन बन गई। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था वो था नो को रिलेशन बिटवीन दी एलिमेंट्स इन सब ग्रुप। अब जो सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट रखे गए थे कि एक ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं थी। क्लियर? अब पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू मेंडली द एलिमेंट प्लेस इन द सेम ग्रुप मस्ट रिजेंबल देयर प्रॉपर्टी, कि एलिमेंट को जिनको एक ग्रुप में रखा गया है उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बट देयर इज नो सिमिलैरिटी अमंग द एलिमेंट इन द 2 सब ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, कि किसी भी ग्रुप के जो ए और बी की जो एलिमेंट थे उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं थी, लेकिन ग्रुप में तो वही एलिमेंट रखे थे जिनकी प्रॉपर्टी क्या करनी चाहिए? मैच करनी चाहिए थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट का ए था, जो क्या था आपका फर्स्ट का ए सब ग्रुप था, मतलब ग्रुप एक सब ग्रुप ए, उसके जो एलिमेंट थे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। और जो फर्स्ट का बी था उसके जो एलिमेंट थे वो आपके थे कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इन दोनों की प्रॉपर्टी में कोई भी रिजेंबलेंस नहीं थी, मींस इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर नहीं थी, बट दोनों को ही फर्स्ट ग्रुप में रखा गया था। तो ये भी इसकी थी लिमिटेशन। क्लियर? उसके बाद यहां पे एक आता है आखिरी कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी का मीनिंग होता है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब कोज ऑफ पीरियोडिसिटी का मीनिंग है कि सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी मीन्स कि सर्टेन गैप के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना। जैसे हमने देखा था इन केस ऑफ न्यूलैंड कि पहले की प्रॉपर्टी 8 से मिल रही थी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं था। देयर इज नो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हैज बीन ऑफर्ड फॉर द फैक्ट setting as to why the property of the element get repeated after the gap of atomic mass in a particular group, कि यहाँ पे की जो प्रॉपर्टी थी कि वो एक पर्टिकुलर गैप के बाद रिपीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, उसकी कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। Clear? In exam you have to write only 4: position of hydrogen, anomalous position of few elements, position of isotopes and no correlation between the elements in the subgroup. So ये आपका था मेंडली पीरियोडिक लॉ। अब मेंडली पीरियोडिक लॉ को करेक्ट करने के लिए एक नया लॉ आया, वो आया हेनरी मोसले साइंटिस्ट था, उसने दिया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वी हैव डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टुडे अप टू दिस पॉइंट यू हैव टू कंप्लीट इट। इसको समझना है, देखना है ध्यान से, कोई डाउट है तो उसको क्वेश्चन पूछना है, मैसेज करना है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद एट द एंड अपना नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो नहीं करता इसका मतलब वो वीडियो पूरी नहीं देख रहा आपका। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। वीडियो को पूरा देखो, अगर कोई डाउट है तो उसको आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।